ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग चिल्स एंड पैडिंग। ठीक है, और सर्वप्रथम ये डायग्राम बना दो। ड्रॉ दीज डायग्राम्स फर्स्ट। हेडिंग डालो चिल्स एंड पैडिंग। उसमें पहला हम डिस्कस करेंगे चिल्स, फिर डिस्कस करेंगे पैडिंग। तो ये डायग्राम बना दो। वीडियो को यहीं पॉज करो और ये डायग्राम बना दो। वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम बना दो। बन जाए डायग्राम तो उसके बाद सुनो, देखो क्या क्या बना हुआ है इधर। जैसे ये फर्स्ट वाला फिगर है ना, फर्स्ट फिगर में अभी दिख रहा है। हैंग क्यों होने लग जाता है भाई। चल रहा है ना। ओके ओके, तो फर्स्ट फिगर में देखो, ये है अपना कास्टिंग, ये ठीक है, दिस इज कास्टिंग। अभी कास्टिंग ये इस शेप का है, तो कास्टिंग से जब इसको कूलिंग किया जाएगा, सॉलिडिफिकेशन, मेटल पोर कर दिया आपने, ठीक है, मेटल पोर करने के बाद इसमें सॉलिडिफिकेशन जब स्टार्ट होगा तो हीट ट्रांसफ़र करेगा ये। तो यहाँ पर जो ये सरफेसेस हैं इनसे हीट इजीली ट्रांसफ़र हो पा रहा है ना। लेकिन जैसे कोई शार्प कॉर्नर टाइप रहता है, यहाँ पे कॉर्नर है, ठीक है, तो इस कॉर्नर की वजह से यहाँ पर प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, तो इस जोन में लेस हीट ट्रांसफ़र होगा। बाकी ये सारे जो हैं इन पे अच्छे खासा हीट ट्रांसफ़र होगा। हेडिंग पॉइंट और नोट। तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, उसकी वजह से क्या होगा कि इधर टेम्परेचर जल्दी रिड्यूस करेगा, यहाँ टेम्परेचर स्लोली रिड्यूस करेगा, तो इनके बीच में आपस में टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप होने लग जाएगा। तो जब उस कास्टिंग में अंदर पार्ट में टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप होने लग जाएगा, तो हमने एक चीज़ सुना है, थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था ना, थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से यहाँ इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होने लग जाएंगे, और इंटरनल स्ट्रेस की वजह से इसमें यहाँ पर क्रैक पड़ सकता है, इसमें यहाँ क्रैक पड़ सकता है। जैसे मान लो इधर वाला पार्ट जल्दी सॉलिडिफाई हो रहा है क्योंकि यहाँ हाई रेट ऑफ कूलिंग है, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन उतना हुआ नहीं है, तो ये वाला पार्ट श्रिंक करेगा। सॉलिडिफिकेशन मतलब श्रिंक है ना, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे क्रैक पड़ सकता है, यहाँ इन दोनों के बीच में क्रैक पड़ सकता है। सो ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर, ये क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर, या आप कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा इंटरनल स्ट्रेसेस और फिर इसमें क्रैक, इंटरनल क्रैक, डिफेक्ट वगैरह डेवलप कर सकता है। हेडिंग पॉइंट नोट। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि जो इस तरीके के क्रॉस सेक्शन है जहाँ पे बेंड है या स्मॉल क्रॉस सेक्शन है, वहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा ऐसा मेटालिक चिल, एक मेटालिक पार्ट जो है उस वो मोल्ड के अंदर पुट कर देते हैं, जो कास्टिंग से टच कर रहा होगा। तो यहाँ ये कास्टिंग से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इसको ईजीली हीट ट्रांसफर करने के लिए एरिया इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो लगभग यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना, जितना पहले डिफरेंस था उतना नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो जो मेटेलिक पार्ट इससे अटैच किया जाएगा उसको बोलेंगे चिल, क्योंकि ये कूलिंग को सपोर्ट कर रहा है ना, चिल इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जनरली इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो हाई रखा जाता है, हाई कंडक्टिविटी की वजह से यहां से हीट इसके थ्रू पार कर पाएगा। हेडिंग पॉइंट और नॉट। तो जो पार्ट रखा जाता है मेटालिक वो हाई कंडक्टिविटी वाला यूज किया जाता है, तो इसको बोलेंगे मेटालिक चिल विद हाई कंडक्टिविटी। क्लियर हुई बात। अब कभी कभी जो कास्टिंग रहता है उसका साइज अगर बहुत बड़ा है, यहां पर ये देखो कास्टिंग के बाहर हम लोगों ने यूज किया है, दिस इज द कास्टिंग, कास्टिंग के बाहर ये चिल यूज किया है। बट अगर कभी कभी कास्टिंग का साइज बहुत बड़ा रहता है, तो कास्टिंग का साइज जब बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, उसके बाहर वाले सरफेस पर तो कूलिंग इफेक्ट जल्दी पहुंचेगा, ऐसे है ना,
हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है, अगर इसका साइज बहुत ज़्यादा है, थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो जो अंदर वाला पार्ट है वहां तक कूलिंग नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो फिर से बाहर वाले पार्ट और अंदर वाले पार्ट में टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप कर सकता है, फिर से वही क्रैक, इंटरनल स्ट्रेस, ये सब हो सकता है। तो जब कास्टिंग का साइज बहुत बड़ा रहता है तो उसके अंदर इंटरनल चिल प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब इंटरनल चिल क्या होगा, ये भी मेटेलिक पार्ट होगा, लेकिन ये कास्टिंग है, कास्टिंग के अंदर इंटरनल चिल। अब इस इंटरनल चिल का होगा क्या, इंटरनल चिल यहाँ लगाएंगे कैसे, तो ये चैपलेट की हेल्प से यहाँ पे सपोर्ट करके रखा जाएगा। जैसे कोर को सपोर्ट करते थे कोर को, वैसे ही इंटरनल चिल को भी चैपलेट से सपोर्ट करेंगे। और चैपलेट हम पढ़ चुके हैं, चैपलेट जो होता था वो सेम कास्टिंग वाले मटेरियल का ही रहता था, उसी में बाद में डिफ्यूज हो जाता था। ठीक है, जब ये कास्टिंग सॉलिडिफाई होगी तो ये जो चैपलेट्स थे वो उसी में डिफ्यूज कर जाते थे। तो इन सिमिलर वे जो इंटरनल चिल है वो भी सेम मटेरियल का बनाया जाएगा, वो भी फिर कास्टिंग के साथ ही डिफ्यूज कर जाता है, वो एक सिंगल पीस बन जाता है सारा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहां से 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 हो रहा है, सरफेस पे तो हो रहा है, लेकिन जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसका हीट देखो यहां से जाएगा चैपलेट को, चैपलेट से जाएगा बाहर। बात आई नहीं समझ, गेटिंग माई पॉइंट आउट। तो ये इंटरनल पार्ट से भी हीट सप्लाई करने के लिए इंटरनल चिल का यूज किया जाता है व्हेन साइज ऑफ कास्टिंग इज वेरी लार्ज। बात समझ में आई। और कास्टिंग का मटेरियल, इंटरनल चिल का मटेरियल और चैपलेट का मटेरियल सेम रखा जाता है। क्लियर हुई बात, ये बात हुई इंटरनल चिल की। ये है एक्सटर्नल चिल। अब एक्सटर्नल चिल जो डायरेक्ट कास्टिंग के कांटेक्ट में रहता है उसको तो बोलेंगे डायरेक्ट चिल। ठीक है, डायरेक्ट चिल। लेकिन जो कास्टिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, मोल्ड के बीच में, जैसे यहां तक कास्टिंग है, ये कैविटी है, तो यहां तक ये कास्टिंग है, यहां तक, बट ये जो चिल लगाया है ये इससे दूर लगाया है, ये इसको टच नहीं कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, यहां बना सकते थे, तो यहां गैप रहता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सटर्नल चिल। एक्सटर्नल है क्योंकि कास्टिंग से बाहर है, और इनडायरेक्ट है क्योंकि ये इसको टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, यहां से ये हीट लेता है मोल्ड का मटेरियल, मोल्ड का मटेरियल क्योंकि थिकनेस कम है तो उसका टेम्परेचर भी हाई होता है, वो इसको सप्लाई कर देता है हीट, और ये फर्दर आगे सप्लाई कर देता है। तो यहां मेटालिक चिल क्यों यूज किया, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी हाई है ना, तो ये फटाफट से हीट को लेके बाहर फ्लो करा देता है, क्योंकि इनका के क्या होता है, हाई होता है। चिल उस मटेरियल का बनाते हैं जिसका कंडक्टिविटी हाई हो। ठीक है, अभी अंदर जो है इसकी बात करेंगे। अभी आओ इधर, एक्सटर्नल चिल में दूसरा है डायरेक्ट। डायरेक्ट, ये वाला भी डायरेक्ट था क्योंकि ये कास्टिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये कास्टिंग है और ये आपका डायरेक्ट चिल है। यहां पर ये कास्टिंग है, ठीक है, और ये मेटालिक चिल लगाए हुए है चारों तरफ, चारों तरफ, सो दैट वो फटाफट से इससे हीट लेके और बाहर ट्रांसफर कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये होगा डायरेक्ट एक्सटर्नल चिल। तो एक्सटर्नल चिल डायरेक्ट हो सकता है या एक्सटर्नल चिल इनडायरेक्ट हो सकता है। ओके, तो हमारे चिल कौन से हो गए, चिल होंगे दो टाइप के, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में दो होंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। समझ गए ना बात को, इसको नोट करेंगे सब, डोंट वरी। अब यहां पे एक चीज लिखी हुई है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, साथ में हम लोगों ने देखा था कि नॉन यूरी, यहां प्रॉब्लम क्या आ रही थी, नॉन यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर हो रहा था और नॉन यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन हो रहा था। तो नॉन यूनिफॉर्म को आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर डायरेक्शनल नहीं था। अब यहां पर यूनिफॉर्म या डायरेक्शनल एक ही बात होती है, यूनिफॉर्म या डायरेक्शनल, उसको अचीव कैसे करते हैं, वो चिल ही प्रोवाइड कराता है। कैसे, जैसे मान लो एक तरफ आपका, फॉर एग्जांपल कैसे बताया जाए, इधर मान लो गेट है, गेट है ना, कास्टिंग में मेटल जहां से एंटर कराते हैं, तो जहां गेट है
या जहाँ पे यहाँ पे रनर यूज किया हुआ है, ठीक है, तो और भी पार्ट्स जो होते हैं वो कास्टिंग कैविटी से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ इसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, यहाँ इसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये चिल ना यूज करते तो ये वाला जो सरफेस है यहाँ तो आराम से हीट ट्रांसफर कर सकता था मोल्ड से बाहर, ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो क्या करेंगे, जहां जहां मतलब पूरे कास्टिंग के सारे सरफेस पर अगर अनइक्वल हीट ट्रांसफर हुआ, जैसे हमने यहां पर एक साइड चिल लगा दी, एक साइड चिल नहीं है, तो होगा क्या, इधर जहां पे चिल लगाया है तो जस्ट कास्टिंग के सरफेस के पास यहां पर स्टार्टिंग में स्मॉल साइज ग्रेन मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्मॉल साइज ग्रेन, फाइन ग्रेन्स मिलेगा, फाइन ग्रेन्स, ठीक है। उससे जैसे जैसे दूर आप बढ़ते जाएंगे ग्रेन साइज इंक्रीज करता जाएगा और थोड़े और दूर जाने पर ग्रेन साइज ऐसा कॉलमनर शेप का बनता जाता है, कॉलमनर शेप का बनता जाता है, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ कि सॉलिडिफिकेशन जो हो रहा है या हीट ट्रांसफर हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है अपना ग्रेन साइज, और ग्रेन साइज पे डिपेंड करती थी मटेरियल प्रॉपर्टीज, है ना। अगर ग्रेन साइज यूनिफॉर्म नहीं होगा तो मटेरियल प्रॉपर्टी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, और ग्रेन साइज कब यूनिफॉर्म होगा? जब हीट ट्रांसफर यूनिफॉर्म हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हीट ट्रांसफर यूनिफॉर्म हो या कहें डायरेक्शनल हो, तो जिस तरफ हीट कम बाहर जा पा रही होती है उधर हम चिल यूज कर लेते हैं, इस तरीके से करते हैं कि चारों तरफ सिमेट्री बन जाए। गेटिंग माय पॉइंट? हर तरफ जो ग्रेन साइज है वो सिमिलर मिले और अंदर वॉल्यूम में ऑन एन एवरेज ग्रेन साइज सेम रहना चाहिए। तो अगर इस तरीके से सॉलिडिफिकेशन होता है कि ग्रेन साइज हमें लगभग बराबर मिलता जाए, तब हम उसको बोलेंगे डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। बात आई ना समझ में? डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। क्लियर हुई बात? दूसरा यहां देखो, प्राइमरी डेंड्राइट, ओके, और फिर आगे होते हैं सेकेंडरी डेंड्राइट। होता क्या है कि जो सरफेस यहां कास्टिंग का चिल के कांटेक्ट में आता है वहां पर देखो फाइन ग्रेन बनता है, ठीक है, फाइन ग्रेन बनता है। और जैसे हमारा व्हाट टू से वी कैन से इक्विपोटेंशियल सरफेस रहता है ना, जैसे या फ्लो में इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसी तरीके से जो सॉलिडिफिकेशन होगा वो एक तरफ से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ और इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो उसके सरफेसेस होते हैं जिन पे टेम्परेचर ग्रेडियंट इनके बीच में होगा, बट एक सरफेस पर टेम्परेचर सेम होगा, इस सरफेस पे टेम्परेचर सेम होगा, इस सरफेस पे टेम्परेचर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्फेरिकल बॉल ऐसे रख दूं हाई टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर में रख दूं, ठीक है, लेट्स से इनिशियली इसका टेम्परेचर है 300 डिग्री सी, एटमॉस्फेयर है 27 डिग्री सी। तो अगर इसका साइज बहुत लार्ज है तो आप समझ सकते हो इसके बाहर जस्ट यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, 27, ठीक है। अब जब इसमें कूलिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले बाहर वाला सरफेस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और बाहर वाले सरफेस के नियर जो जस्ट जैसे यहाँ से मान लो 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm यहाँ सबका टेम्परेचर सेम होगा। जैसे अगर टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो लेट से बाहर हो गया यहाँ 200, इसके अंदर यहाँ पे होगा लेट से 210, फिर नेक्स्ट जो आपको लेयर मिलेगी वहाँ होगा लेट से 250, फिर नेक्स्ट जो होगा वहाँ मिलेगा 280 और यहाँ आके 300। तो आपने 300 पर जब इसको रखा है, बाहर 27 है, तो बाहर वाले सरफेस पे कूलिंग पहले स्टार्ट होगी। हेडिंग पॉइंट और नॉट? तो बाहर वाले ये पूरे सरफेस पर टेम्परेचर हर पॉइंट पे सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो इक्वी टेम्परेचर सरफेस, ये दूसरा इक्वी टेम्परेचर सरफेस, ये तीसरा इक्वी टेम्परेचर सरफेस, लेकिन इनके बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा यहाँ और यहाँ, यहाँ हाई टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर, तो हमेशा हीट ऐसे बाहर जा रही होगी। हेडिंग पॉइंट और नॉट? वही यहाँ पे होता है। ये डेंड्राइट का मतलब एक तरीके से वही होता है, इक्वी टेम्परेचर सरफेस। तो ये इस तरीके से फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेन्स की जो ग्रोथ है
वो हम यूनिफॉर्म अचीव करने के लिए डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को प्रोवाइड कराते हैं। कौन प्रोवाइड कराता है? चिल की हेल्प से। ठीक है, पैडिंग भी ये काम करता है, लेकिन पहले हम लोग चिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ पड़ गए होंगे। अब जो जो बातें करी हैं उन सबको नोट करते हैं फटाफट। बैक टू पवेलियन। चलो, इसमें पहला पॉइंट लिखो, राइट डाउन, एट द मिनिमम क्रॉस सेक्शन, at the minimum cross section of mold cavity, या कास्टिंग भी बोल सकते थे ना, टू मैक्सिमाइज द हीट ट्रांसफर रेट, मैक्सिमाइज हीट ट्रांसफर रेट, metallic objects are metallic objects are provided. These are called chills. चिल्स बोलेंगे इनको। ठीक है, सेकंड, चिल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। यूनिफॉर्म एंड डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ चिल्स। टाइप्स ऑफ चिल्स में क्या क्या था? पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में डायरेक्ट, सॉरी एक्सटर्नल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चिल्स और इनडायरेक्ट चिल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, इफ चिल्स, if chill is kept adjacent to mold cavity, उससे टच करता हुआ है ना, then it is called as direct chill। डायरेक्ट चिल, तो ना सिंपल कर लो, एडजस्टेंट की जगह, कई बच्चे हिंदी मीडियम वाले, हम भी हिंदी मीडियम वाले ही हैं भाई, कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक रहती है हमारी। इफ चिल इज कैप्ट इन कॉन्टैक्ट with mold cavity, with mold cavity, then it is called as direct chill। direct chill, and if it is not touching the casting, then called
indirect chill. Indirect chill. Both are external chill. Both are external chills. ठीक है. Next point. In case of very large size casting, internal chills are also used. Internal chills are also used. Okay. These are made up of same material as that of casting, like chaplets. Which are supporting the internal chills. Both internal chill and chaplets finally diffuses with the casting itself. Next, if chills are not used, defects like hot tear, cracks, etc. will appear in the casting due to internal stresses, ऐसे लिखो, thermal stresses. Okay, due to internal thermal stresses. तो ये बात हुई चिल्स की. अभी बात करते हैं पैडिंग की. तो हेडिंग डाल दो, पैडिंग. ठीक है. तो पैडिंग भी यूज किया जाता है टू गेट द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन एंड टू प्रोवाइड बेटर हीट ट्रांसफर रेट. साथ में ये सपोर्ट करता है मोल्ड को भी इरोजन से बचाने के लिए. ठीक है. तो ये डायग्राम बना दो. जैसे कैविटी के आसपास चिल्स को यूज कर रहे थे, वैसे ही ऐसे पैडिंग सपोर्ट की तरह यूज करते हैं. ये भी मेटालिक ऑब्जेक्ट रहते हैं. ठीक है. तो जैसे जहाँ शार्प कॉर्नर है, तो शार्प कॉर्नर पे यहाँ पे मोल्ड के, सैंड के टूटने के और इरोजन होने के चांसेस रहते हैं. तो उन जगह पर सपोर्ट के लिए ऐसे मेटालिक ऑब्जेक्ट पैडिंग यूज किए जाते हैं. ठीक है ना. डायग्राम बना दो. डायग्राम बन जाए उसके बाद लिखो. पैडिंग्स आर used to provide directional solidification
directional solidification. Second, to maximize heat transfer. To maximize heat transfer. तीसरा, to stop erosion. एंड मोल्ड. ठीक है, तो मोल्ड का इरोजन भी ये कम करता है. ये इसका एक्स्ट्रा काम है जो चिल नहीं करता है. चिल ये दोनों काम तो करता ही है, बट तीसरा वाला फंक्शन नहीं करता है चिल, है ना. तो तीसरा फंक्शन, इसको बचाने के लिए हम पैडिंग यूज करते हैं. नेक्स्ट, एट क्रिटिकल सेक्शंस in mold cavity to minimize sand erosion and maximize the heat transfer rate, metallic objects are used called paddings. As shown above. तो क्रिटिकल सेक्शंस जहाँ शार्प कॉर्नर वगैरह हैं, जहाँ से मोल्ड के टूटने का चांसेस है. ठीक है. नेक्स्ट, बाय प्रोवाइडिंग chills and paddings together, uniform and directional solidification is achieved. अच्छा, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का एक काम और है. डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इसलिए भी किया जाता है जिससे ग्रेन बाउंड्री मिसमैच ना हो. जैसे एक तरफ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो ग्रेन्स की जो बाउंड्री है वो इस तरीके से जाएगी. लेकिन मान लो यहाँ से भी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर जाकर इनमें मिसमैच होगा, है ना. ग्रेन बाउंड्रीज का मिसमैच होगा. तो वो मिसमैच ना हो इसलिए भी डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव किया जाता है. क्लियर हुई बात? तो ये था अपना चिल्स एंड पैडिंग्स. बोथ आर मेटेलिक ऑब्जेक्ट, बोथ आर यूज्ड टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट, बोथ आर यूज्ड टू गेट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन. और पैडिंग का एक्स्ट्रा काम और है to minimize the sand erosion and to provide support to mold cavity. ठीक है, डन कर दो इसको.